नमस्कार। आज हम विश्व की कृषि व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने विश्व की कई प्रकार की कृषि व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है जो डी विटल्सी के द्वारा निर्धारित किए गए थे। इन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों को 13 प्रकार से मुख्य रूप से विभाजित किया है। हम देखते हैं कि इन 13 प्रकारों में मुख्य रूप से जो इन्होंने विभाजित किया है वो यायावरी पशुचारण है, पशुधन संवर्धन है, स्थानांतरण खेती है, आध्रुव जोत है, चावल प्रधान निर्वाहजनक सघन जोत है, धान प्रधानता विहीन निर्वाह सघन जोत है, व्यापारिक बागाती कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, व्यापारिक अनाज कृषि है, व्यापारिक पशुधन और फसल कृषि है, निर्वाहजनक फसल और पशुधन कृषि है, व्यापारिक डेयरी फार्मिंग है और विशिष्ट बागवानी जैसे कृषि प्रदेशों को मुख्य रूप से इन्होंने अपने आप में विभाजित किया है। हम देखते हैं कि इन्होंने कृषि व्यवस्थाओं को निर्धारण के लिए 5 विशेषताओं पर का निर्धारण किया है। 5 विशेषताएं जो इनकी मुख्य है वो हैं फसल और मवेशी का साहचर्य, दोनों का साथ साथ कार्य किया जाना, फसल उत्पादन में प्रयुक्त विधियां और पशुधन उत्पादन, इसके अलावा भूमि पर श्रम है, पूंजी है और वह संगठन विषयक साधनों के प्रयोग की सघनता और उनके परिणामजनक उत्पादन को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा इन्होंने उपभोग हेतु पदार्थों का निपटारा, चाहे निर्वाह अथवा फार्म में हो अथवा नगदी हेतु या विक्रय के लिए और अन्य जो भी सामान में प्रयुक्त होता है उन सभी को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा इन्होंने कृषि क्रियाओं की जमा और सुविधा प्रदान करने हेतु विन्यास संयोजन का भी मुख्य रूप से निर्धारण किया है। हम देखते हैं कि विश्व की इन कृषि व्यवस्थाओं में मिश्रित फार्मिंग और व्यापारिक जो कृषि उपज हैं जिनमें मवेशी भी शामिल हैं को भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। आज हम मिश्रित फार्मिंग और व्यापारिक उपज के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि जो मिश्रित फार्मिंग है इसके अंदर फसलों का उत्पादन और मवेशी का जो पालन है, पशुधन का जो पालन है, दोनों का सम्मिलित रूप से किया जाता है और इसे मिलीजुली खेती नहीं समझना चाहिए, परंतु ये एक मिलीजुली खेती नहीं है। हम देखते हैं कि मिलीजुली कृषि से तात्पर्य भिन्न भिन्न फसलों के उत्पादन से है। यूरोप में हम देखते हैं कि पश्चिमी आयरलैंड से लेकर समस्त मध्य यूरोप और आगे रूस तक जो मिश्रित कृषि है इसका मुख्य रूप से प्रचलन देखने को मिलता है। और यह जो कृषि व्यवस्था है उत्तरी अमेरिका में 98 डिग्री, पूर्वी देशांतर के पूर्व में अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से देखी जाती है। मिश्रित फार्मिंग का जो मुख्य रूप से जो जुड़ाव होता है वह मुख्यतः प्रधानतः घनी जनसंख्या, नगर और औद्योगिक समाज से है, क्योंकि यह कृषि अपने उत्पादों को उच्च मूल्यों पर विक्रय करने से प्राप्त उच्च आमदनी पर मुख्य रूप से निर्भर होता है। और यही नहीं, ये अपने निर्माण उद्योग में लागत पूंजी को अर्जित करने हेतु देश के कृषि पदार्थों की विशिष्ट और उत्तम कोटि बाजार में उतारते हैं और अच्छा व्यापार और पूंजी अर्जित करने हेतु इस कृषि व्यवस्था को मुख्य रूप से अपनाते हैं, क्योंकि इस फार्मिंग में खेती की आधुनिकतम जो दक्ष विधियां हैं उनका मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है और यह उत्तम आवागमन साधनों से भी मुख्य रूप से जुड़ी हुई होती है, नगर मंडियों के समीप स्थित हैं। और हम देखते हैं कि जो विश्वसनीय वर्षा के क्षेत्रों में संचालित कृषि व्यवस्था ये मुख्य रूप से है, जहां इनको सिंचाई की भी मुख्य रूप से आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ की अनेक ऊंचे नीचे और निचले समतल क्षेत्रों में शीत, आर्द्र ग्रीष्म और अपेक्षाकृत सम और आर्द्र शीत ऋतुओं के कारण अच्छी किस्म की घास और पशुओं का जो चारा है वो मुख्य रूप से उत्पन्न किया जाता है। और इस कृषि व्यवस्था वाले जो देश हैं उनमें वर्ष भर चारागाहों की ताज़ी घास हैं जो भेड़ों के झुंड और मवेशी जो पशु हैं इनको खाने के रूप में वर्ष भर पर्याप्त रूप से मिलती रहती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मिश्रित फार्मिंग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वहाँ की फार्मों पर दोनों उद्यम है, फसल उत्पादन और मवेशी पालन, ये दोनों साथ साथ संचालित होते हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, एकरूप होते हैं। घास यहाँ की मुख्य फसल है और जो फसली भूमि की न्यूनतम 20% भाग पर ये उत्पन्न की जाती है।
इसके अलावा जो समुद्री प्रदेश हैं जैसे वेल्स में तो ये 75% फसल क्षेत्र भाग पर भी मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसकी यहाँ वही देखभाल की जाती है जो किसी खाद्यान्न अथवा नकदी फसल की किसान करते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप की जो मिश्रित फार्मिंग कृषि भूमि पर जो प्रति हेक्टर उर्वरक का जो प्रयोग है जापान को छोड़कर विश्व के सभी देशों से अधिक है। यही नहीं, अनेक यहाँ ऐसे फार्म भी देखने को या इनकी अनेक फार्मों की विशेषता है कि ब्रिटेन और नीदरलैंड से अनाज खरीदकर मवेशी की उदर पूर्ति भी मुख्य रूप से यहाँ की जाती है। इसके अलावा यहाँ के फार्मों पर अनेक फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, परंतु खाद्यान्न की जो फसली जो प्रारूप है वो मुख्य रूप से प्रधानता से यहाँ देखा जाता है। इसके अलावा कौन सा खाद्यान्न प्रथम स्थान पर ग्रहण करेगा, ये क्षेत्र की जलवायु और जो मिट्टी है उस पर मुख्य रूप से निर्भर करता है, और स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न रूप में फसलों का उत्पादन भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यूरोप में गेहूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का, भूमि उपयोग प्रारूप की ये प्रधान फसलें हैं, और खाद्यान्नों का बहुत बड़ा भाग है जो फार्मों के पशुओं को ही खिलाया जाता है या जो व्यापारी हैं पशु खाद्य सामग्री का निर्माण करते हैं उनको मुख्य रूप से बेच दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो डेनमार्क के जो उत्पादित अनाज का 9/10 भाग और स्वीडन में सभी फसलों का 3/4 भाग मवेशियों को ही मुख्य रूप से खिलाया जाता है। हम देखते हैं कि मिश्रित कृषि के अधीन उत्पन्न यूरोप में द्वितीयक श्रेणी की मुख्य फसलों में मूल फसलें शलजम हैं, आलू हैं और चुकंदर ये शामिल हैं। आलू का उत्पादन सुअरों और मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाता है, परंतु जर्मनी में जो उत्पन्न आलू है शराब निर्माण और सालाओं को मुख्य रूप से बेच दिया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि चुकंदर शक्कर बनाने वाली फैक्ट्रियों में मुख्य रूप से क्रय की जाती है। मिश्रित खेती की हम और बात करें तो मिश्रित खेती वाले फार्मों पर मशीनों की खरीद, फार्म इमारत निर्माण, उर्वरकों और खाद का अत्यधिक उपयोग, किसानों को दक्ष बनाने और विशिष्ट प्रशिक्षण देने आदि के अत्यधिक खर्च वहन किया जाता है, और अपने उत्पाद को किसान सफलतापूर्वक उत्पन्न कर सके इसके लिए उसे पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार से जो उत्पादन होता है, फसल का जो उत्पादन होता है वो अधिकतम उसको प्राप्त हो सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मिश्रित खेती की जो फार्मों का औसत आकार है वो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होता है। इंग्लैंड में जोत का साइज है 10 से 15 हेक्टर के मध्य, और संयुक्त राज्य और कनाडा में 40 से 100 हेक्टर तक ये देखने को मिलता है, और इन पर अधिकतर परिवार का स्वामित्व होता है, और परिवार के सदस्य ही मुख्य रूप से इसमें श्रम करते हैं। किराए पर श्रमिकों को बुलाकर कार्य कराना यहाँ असाधारण बात है, परंतु काश्तकारी कृषि एक सामान्य रूप से देखने को यहाँ मिलती है। मिश्रित जो फार्मिंग है इसका 3 गुना लाभकारी ये कृषि व्यवस्था है। यहाँ किसानों को कम कीमत पर फसल रोग जैसे जोखिमों से सुरक्षित रखती है। इसके अलावा दूसरी जो है श्रमिकों की इस व्यवस्था में वर्ष भर समान आवश्यकताएं बनी रहती है। तीसरा लाभ इस व्यवस्था में फसलों की हेरफेर के कारण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में देखने को मिलता है। एक ही फार्म पर एक ही फसल को बार बार उत्पन्न करने के स्थान पर इस व्यवस्था में क्रमवार भिन्न भिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं, और इस विधि से पौध में रोग लगने की जो संभावना है वो बहुत ही मुख्य रूप से कम हो जाती है। मवेशियों का जो पोषण है मिश्रित फार्मिंग में अलग अलग प्रकार से करते हैं। फार्मों पर उत्पन्न जो फसल है प्राय मवेशी और सुअरों को ये खिलाते हैं। शीत ऋतु में चारा, सूखी घास, ठोस खाद्य सामग्री जिसको रातीब के नाम से जानते हैं, पर ये खिला के इनको मवेशियों को मुख्य रूप से पाला जाता है। उनकी गोबर खाद द्वारा फार्म भूमि की उर्वरता को बनाए रखा जाता है। फार्मिंग की यह जो व्यवस्था है उपलब्ध श्रम का बुद्धिमत्ता से सदुपयोग में करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक बनी रहती है, क्योंकि इसमें परिवार श्रम के बलबूते पर मवेशी की दैनिक देखभाल है वो बहुत अच्छी तरह से करता है।
परंतु फार्म पर अनेक विविध प्रकार के मवेशियों की पालना और नाना प्रकार की फसलों का उत्पादन बढ़ते हुए श्रम मूल्यों के कारण कई बार दुष्कर भी हो जाता है, जिससे कि फसल की जो उत्पादन है उसमें कई बार लाभ जो होता है उसका जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व की कुछ देशों में पशुपालन और जो फसल है उन दोनों का साथ में मिश्रित रूप से उत्पादन किया जाता है, और जो फसल का उत्पादन होता है वो अधिकतर सूअर और भेड़ों को मुख्य रूप से खिलाया जाता है, जिनसे इनको बेचकर मांस के रूप में नकदी जो पैसा है वो बहुत अधिकतम रूप से इनको मिल जाता है। धन्यवाद।